गुड इवनिंग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ 12th क्लास फिजिक्स। तो 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक यूनिट है। ये क्या है? ये एक यूनिट है जिसके अंदर दो चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, दोनों को कंबाइंड कह सकते हैं एक यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब बोल रहे हैं तो उसका एक लिटरल मीनिंग मैं तुम्हें बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट को इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। ठीक है। चार्जेस क्या होता है, चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्जेस में कैसे फोर्सेस आते हैं। ठीक है। उसके बाद उससे कनेक्टेड चीज़ें और हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉज इसको गवर्न करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए रेडी रहना। ये हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो तुमने बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं अभी तक, बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं। तो हर क्लास में जब तुम स्टार्ट करो 7th 8th, जब भी तुमने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तुम्हें फोर्सेस के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ाया गया। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से पढ़ाया गया अब, और डिफरेंट लेवल पे पढ़ाया गया तुम्हें फोर्सेस के बारे में। ठीक है ना। तो फोर्सेस के सबसे स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया गया? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। स्टार्टिंग में क्या बताया गया तुम्हें कि फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फिर तुम्हें एक बात बताया गया कि फोर्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, वो कैसा होता है? वो वेक्टर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन के बारे में बताना ज़रूरी है। फोर्सेस को ऐड करने के टाइम डायरेक्शन को कंसिडरेशन में रखना ज़रूरी है। अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फोर्सेस किस डायरेक्शन से लग रहे हैं। अगर अपोजिट लग रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है वैल्यू, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती हैं वैल्यूज़, परपेंडिकुलर है तो कुछ और तरीके से ऐड होती हैं, किसी और एंगल पे तो डिफरेंट तरीके से ऐड होती हैं, जो हम लोग कहते हैं वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर के रूल्स को फॉलो करता है फोर्सेस। ये बेसिक तुम्हें बताया गया। ठीक है। इसके बाद क्या तुम्हें बताया गया कि ये फोर्सेस मास के साथ कनेक्टेड है, एक्सेलरेशन के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? कि अगर फोर्सेस तुमने लगाया, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया है, तो डिपेंडिंग अपॉन मास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम आएगा, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ बताया गया तुम्हें, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुम्हें फोर्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाई गई अभी तक। ठीक है। अब ये फोर्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर। सिर्फ एक सिंगल टाइप का फोर्स नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस देखी जाती हैं। तो तुम्हें अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में बताया गया। तो तुम्हें क्या पढ़ाया गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमें ये सारे फोर्सेस अभी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हम लोग सिर्फ एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, रिव्यू कर ले रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस हमें आते हैं। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था कभी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, फिर तुमने 11th में भी पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली जब दो बहुत ही मासिव बॉडीज हैं, बड़े बड़े प्लानिटरी बॉडीज हैं, तो हर एक प्लैनेट या हर एक मास, एक बड़ा बॉडी हमेशा दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होता है। एक्चुअल में हर मास अट्रैक्ट कर रहा होता है दूसरे मास को, बट इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। छोटे मासेस के लिए नेग्लिजिबल होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बड़े बॉडीज के लिए सिग्निफिकेंट एक होता है, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इट्स मास। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स तुमने पढ़ा। इसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस आते हैं वो सब तुमने देखा, सॉल्व किए क्वेश्चंस। अगला तुमने जो पढ़ा, तुमने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन, और तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा फ्रिक्शन। इन दोनों को इकट्ठे बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्योंकि ये कौन लगाता है? ये लगाता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जब भी कहीं किसी सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और जब बॉडी मूव करने की टेंडेंसी शो करेगा, जब भी वो मूव करना चाहेगा, तो वहां पर एक फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस लगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेस एक फोर्स लगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। तो ये तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग में उसका एप्लीकेशन तुमने पढ़ रखा है। तो ये चीज़ें तुम्हारी ऑलरेडी अभी तक हो चुकी हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है तुमने जो पढ़ रखा है? तुमने टेंशन के बारे में पढ़ रखा है। तो एक और टाइप ऑफ फोर्स है टेंशन। अगर एक रोप या एक स्प्रिंग से तुमने किसी चीज़ को बांधा और फिर तुम उसको पुल किया, सपोज वेल के अंदर एक बकेट है, उसको बकेट को तुम उठा रहे हो एक रोप के थ्रू, पुली के थ्रू। तो इस तरीके से जो फोर्स, तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स फील होता है। जब तुम पुल करते हो तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन। तो इस फोर्स के बारे में भी तुमने पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट तुमने क्या पढ़ा है? नेक्स्ट तुमने फ्लूइड के केस में देखा कि जब किसी सॉलिड बॉडी को एक फ्लूइड के अंदर हम लोग सबमर्ज करते हैं, डुबोते हैं एक लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को, तो लिक्विड उस सॉलिड बॉडी पर एक फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में लगाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगाता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। इस फोर्स के बारे में भी तुमने पढ़ लिया, इस पर न्यूमेरिकल्स भी तुमने सॉल्व किए।
अब इसके बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट तुमने एक और चैप्टर पढ़ा ऑसिलेशंस, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में तुमने पढ़ा। ऑसिलेशंस में भी एक फोर्स होता है जो हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, एक डैम्पिंग फोर्स भी होता है, एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। तो बहुत सारे फोर्सेस के बारे में तुमने पढ़ रखा है। विस्कोसिटी के बारे में भी तुमने पढ़ा, एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी तुमने कहीं पे एक आध नाम सुना होगा उसके बारे में। तो बहुत सारे फोर्सेस तुमने अभी तक देखे हैं, ठीक है ना। ड्रैग फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस देखे हैं तुमने, ये सारे फोर्सेस तुमने देख रखे हैं। इस चैप्टर में भी हम लोग कोई नई चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में भी एक नए फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। वो फोर्स होता है फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इस टाइप के फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और ये फोर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ये फोर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है इनमें से एक फोर्स के लिए। किससे सिमिलर है पता है तुम्हें? बहुत ज़्यादा सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो तुम्हारे पास जो यहाँ फॉर्मूला आएंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते दिखाई देंगे तुम्हें, ठीक है। तो आओ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई एक नए फोर्स के बारे में। तो ये जो नया फोर्स है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है इस नए फोर्स का? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने अभी तक जब पढ़ना स्टार्ट किया होगा साइंस, तो तुमने पढ़ा होगा मैटर के बारे में। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। फिर तुमने पढ़ा होगा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट्स, जो कह सकते हैं सिंपलेस्ट यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स है एटम्स। तो वो एटम्स से बना होता है। फिर क्या है, तुमने एटम के अंदर का भी स्ट्रक्चर पढ़ा कि एटम के अंदर क्या है। तो एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो सब कुछ, जो सबसे बेसिक यूनिट है, सब कुछ बना हुआ है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जब तुमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, तुम्हें ज़रूर बताया गया होगा कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका क्या मीनिंग है बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, पढ़ेंगे हम लोग चार्ज के बारे में इस चैप्टर के अंदर कि चार्ज क्या होता है। बट बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन्स है तुम्हारे पास, अगर इन दो प्रोटॉन्स को तुम किसी एक छोटे डिस्टेंस में रख दो, एक बहुत छोटे डिस्टेंस के अंदर अगर दो प्रोटॉन्स रखे हुए हैं, तो क्या देखा जाता है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को पुश कर रहा होता है, दूर भगाना चाहता है। दूसरा प्रोटॉन पहले प्रोटॉन को रिपेल करता है, क्या बोलते हैं इसको? रिपेल कर रहा होता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स या फिर रिपल्शन। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, रिपल्शन होता है इनके बीच में। वहीं अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे विल पुल ईच अदर टुवर्ड्स देम, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अट्रैक्शन होता है वो, ठीक है। अब ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी ये कुछ फॉर्मूला को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? एक फॉर्मूला को फॉलो करती है। उस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला एक है जिसको वो फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जल्दबाजी मत करना, परेशान नहीं होना इसके बारे में। ये अलग से पूरा एक हम लोग एक लेक्चर पूरा कूलम्ब्स लॉ पे लगाएंगे। सेकंड लेक्चर जो होगा वो पूरा कूलम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में तो पहले चार्ज को समझेंगे, सेकंड मतलब फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ चार्ज को समझेंगे, सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह को देखेंगे। तो आओ अब ये जो फोर्स, हम लोग पहले इस फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, फोर्स है कैसा, एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम किस चीज़ का? ये डायग्राम है इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। ये हम लोग पढ़ना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। तो पहला केस है, मतलब जो तुम्हारे पास लेफ्ट में बने हुए हैं दो प्रोटॉन्स है, नज़दीक नज़दीक बने। ये जो तुम्हारे पास एक सर्कुलर सा दिख रहा है, ये प्रोटॉन्स है बेसिकली। क्या है ये? इसको प्रोटॉन्स मान लो। तो दो प्रोटॉन्स पहले रखे हुए हैं और दो प्रोटॉन्स बाद में रखे हुए हैं। तो इनिशियली दोनों प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम था, बाद में हमने उस डिस्टेंस को बढ़ा दिया। इससे फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फोर्स पे एक जनरल मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, जो बेसिक फिजिक्स बताता है हमें कि अगर ये जो हमने ऑब्जर्व किया, हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं और से नहीं मिला, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन की जो वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू कम होगी। डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम होता है, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम होता है। कितना कम होता है? एक मैथमेटिकल फॉर्म को फॉलो करता है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसका? यहाँ तुम्हें बॉक्स में दिख रहा होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है तुम्हें, मतलब कि आर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। कितना कम होगा? आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आर के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। देखते हैं एक केस और समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। पहला हमने केस उठाया कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स इज डबल्ड, तो अगर प्रोटॉन्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग डबल करते हैं तो फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा? डबल किया है मतलब 2 टाइम्स किया, डिस्टेंस को 2 टाइम्स किया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, इतने टाइम्स वो चेंज हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 टाइम्स होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा फोर्स? देन फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स। देन फोर्स विल बिकम 1/4 टाइम्स। बात समझ में आई? अच्छा, अब कोई बात नहीं, इसको हटाओ। मान लो अगर स्टार्टिंग वाले केस में से डिस्टेंस को अगर हम लोगों ने सपोज को स्टार्टिंग में क्या किया, ट्रिपल कर दिया डिस्टेंस को। इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड तब क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? सोचो जरा। अगर डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो फोर्स कितने टाइम्स होगा? 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 टाइम्स। तो फोर्स विल बिकम 1/9 टाइम्स। तो फोर्स रिड्यूसेस टू 1/9 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले सपोज करो कि अगर फोर्स की वैल्यू 18 होती, पहले सपोज करो कि फोर्स की वैल्यू 18 होती, तो डिस्टेंस को ट्रिपल कर देने के बाद फोर्स की वैल्यू बचती 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 18। 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 18 इसका मतलब है 2 न्यूटन्स। सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स बच जाता। अगर पहले 18 न्यूटन था तो अब 2 न्यूटन हो गया, तो फोर्स कम हो गया। डिस्टेंस को ट्रिपल किया तो फोर्स 1/9 टाइम्स हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर इफ डिस्टेंस इज मेड 4 टाइम्स तब क्या होगा? ये तुम खुद से बताओगे, ये तुम खुद से गेस करो कितना होना चाहिए इसका। अगर डिस्टेंस को 4 टाइम्स करेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 1/16 टाइम्स। 5 टाइम्स करेंगे तो 1/25 टाइम्स। 6 टाइम्स करेंगे तो 1/36 टाइम्स। 10 टाइम्स करेंगे तो 1/100 टाइम्स। ये बेसिकली एक रिलेशन है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मीनिंग अब समझ में आ चुका होगा। इस रिलेशन का एक नाम होता है। जब भी कोई फोर्स ऐसा फॉलो करता है तो उसको एक पर्टिकुलर लॉ बोलते हैं कि इस लॉ को वो फॉलो कर रहा है। ये लॉ क्या है? लॉ का नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस को अगर डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 टाइम्स होगा, ट्रिपल करेंगे तो 1/9 टाइम्स होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही फोर्सेस जो इसकी हम लोगों ने बात की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों ही फोर्सेस इसको फॉलो करता है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये एक ज़रूरी बात थी हमारे लिए। ठीक है, अब अगले में देखते हैं क्या है ये। तो लास्ट स्लाइड के एंडिंग में एक एग्जाम्पल तुम्हें दिखा होगा जो मैंने अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दिया है, लेकिन वो मैं तुम्हें एज न्यूमेरिकल बता दूंगा। इस स्लाइड के एंडिंग तक हम लोग वो न्यूमेरिकल एक बार मैं बता दूंगा तुम्हें, तो उसको तुम ट्राई करना खुद से। ठीक है, इस स्लाइड में जैसे ही सिमिलर एक न्यूमेरिकल में बताऊंगा, वो मैं सामने सामने तुम्हें एक दो एग्जाम्पल बता दूंगा। एक वो काफ़ी सिंपल सा होगा। लास्ट स्लाइड में जो था वो तुम कैलकुलेट करोगे उसी तरीके से। ठीक है, तो जो एनालाइजिंग द फोर्स का जो काम हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं। पहले डिस्टेंस को बढ़ाया था, अब डिस्टेंस को कम करके देखते हैं क्या होगा। अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फोर्स पे? कौन से फोर्स पे? जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है। किसके बीच में फोर्स है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही पहले 2 प्रोटॉन्स थे हमारे पास, वो इनिशियली दूर दूर थे, बाद में हमने उनको पास ले आया। ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा फोर्स के अंदर? तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग? अगर डिस्टेंस कम होगा, सेपरेशन अगर कम होगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ना चाहिए। अगर डिस्टेंस सडनली कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा। यही इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन्स फिर से हम लोग देखने वाले हैं। अब क्या किया? इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स इज हाफ्ड। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन को हम लोगों ने हाफ कर दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट दिखाई देगा? फिर से F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² देखते हैं। तो अगर डिस्टेंस आधा कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, कितने फैक्टर से रिड्यूस किया? 1/2। ठीक है ना, 1/2। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। कितने फैक्टर से चेंज किया हमने डिस्टेंस को? 1/2 से हमने चेंज किया, उसको हमने कम कर दिया, हाफ के फैक्टर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर जिस भी फैक्टर से तुमने उसको जितने टाइम्स किया है उसका स्क्वायर चाहिए पहले हमें। उसका स्क्वायर कितना होता है? हाफ का स्क्वायर होता है 1/4। और 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। 1/4 का जो रेसिप्रोकल होता है दैट बिकम्स 4।
1/4 का रेसिप्रोकल हो जाता है 4, इसलिए अगर डिस्टेंस को हम लोग हाफ करेंगे तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स, फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ आया? अगर डिस्टेंस को तुमने कम किया, हाफ कर दिया, तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। पहले क्या देखा था कि डिस्टेंस को अगर डबल करते हैं तो फोर्स होता है 1/4 टाइम्स, बट अगर हाफ करते हैं तो डिस्टेंस को अगर हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर डिस्टेंस को 1/3 टाइम्स कर देंगे, फोर्स हो जाएगा 1/3 किया है, फोर्स हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर निकालेंगे 1/9, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, फोर्स हो जाएगा 9 टाइम्स। समझ आ गया? ये फिर से उसी लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² को ही हम लोग बस यूज़ करना सीख रहे हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाने के टाइम ये कैसे यूज़ होता है, डिस्टेंस को कम करने के टाइम ये कैसे यूज़ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस को 1/4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये तो तुम लोग खुद से कर लोगे। अगर डिस्टेंस को 1/4 टाइम्स करेंगे तो फोर्स कितने टाइम्स होगा? कितने टाइम्स होगा? फोर्स हो जाएगा, सही आंसर है तुम्हारा, फोर्स हो जाएगा 16 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 16 टाइम्स होना मतलब बहुत बढ़ गया, 16 टाइम्स हो गया फोर्स। तो अगर डिस्टेंस को तुमने 1/4 किया तो फोर्स हो गया 16 टाइम्स। डिस्टेंस को 1/4 करने का मतलब तो क्लियर है ना? सपोज करो पहले अगर डिस्टेंस इनके बीच में 8 सेंटीमीटर होता, पहले अगर इनके बीच में डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर होता, तो अब कितना हो जा रहा है डिस्टेंस? अब 2 सेंटीमीटर रख रहे हैं हम लोग। जैसे ही हमने डिस्टेंस को 8 सेंटीमीटर से कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया, फोर्स हो गया 16 टाइम्स, फोर्स हो गया 16 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया? फोर्स बहुत बढ़ गया उसके अकॉर्डिंग। अगर डिस्टेंस पहले 20 सेंटीमीटर होता और हम लोग उसको 2 सेंटीमीटर पे ले आते, तो हमने 1/10 टाइम्स किया। कितना किया? 1/10 टाइम्स किया, फोर्स हो जाता 10 का स्क्वायर, यानी 100 टाइम्स बढ़ जाता फोर्स। ठीक है ना, 100 टाइम्स हो जाता फोर्स। क्लियर हो गई बात? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। देन अब यहाँ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि अगर सपोज करो कि इनिशियल फोर्स वाज 10 न्यूटन्स, अगर इनिशियली फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन्स थी, तो तुम्हें बताना है कि हर एक केस में क्या क्या होगा फोर्स का वैल्यू। अगर इनिशियली फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन्स थी, तो हर एक केस में क्या क्या फोर्स की वैल्यू होगी। केस का मतलब क्या? वो फर्स्ट केस कि इफ डिस्टेंस इज बीइंग हाफ्ड, अगर डिस्टेंस को आधा कर रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा? अगर डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स कहने का मतलब 10 अगर था स्टार्टिंग में, तो बाद में हो जाएगा 40 न्यूटन्स। अगर स्टार्टिंग में 10 था तो बाद में हो जाएगा 40 न्यूटन्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस को 1/3 किया होगा, ये सेकंड क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट समझ सकते हो। फर्स्ट पार्ट में तुम्हारे पास हो गया डिस्टेंस इज हाफ, सेकंड पार्ट में हो गया डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 1/3 टाइम्स, थर्ड पार्ट में हो जाएगा डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स हो गया 40 न्यूटन्स, डिस्टेंस को 1/3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्स? ये तुम सॉल्व करके बताना। डिस्टेंस को अगर 1/4 टाइम्स कर देंगे तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये बताना। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन मैंने लास्ट स्लाइड में दिया था, बट मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि तुम लोग सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, इसलिए मैंने उसको उस टाइम पे थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया था। तो वहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नोट कर सकते हो तुम लोग, अपने रजिस्टर्स निकाल के नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, कि इनिशियल फोर्स की वैल्यू 14400 न्यूटन बताया था मैंने। कितना बताया था? 14400 न्यूटन। ठीक है, अब फिर 4 पार्ट्स हो जाएंगे क्वेश्चन के। क्वेश्चन में पहले बताया तुम्हें कि इनिशियल फोर्स 14400 न्यूटन, इसके बाद बोला कि अगर डिस्टेंस को डबल किया, तो फोर्स की नई वैल्यू क्या होगी। सेकेंड पार्ट, इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड तब क्या होगा, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स तब क्या होगा। ये 3 पार्ट्स तुम्हें सॉल्व करना है। इफ डिस्टेंस इज डबल्ड तब क्या होगा, फोर्स का न्यू वैल्यू। इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड तब क्या होगा, फोर्स का न्यू वैल्यू। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स तब क्या होगा, फोर्स का न्यू वैल्यू। तो ये क्वेश्चन करके बताना। और ये फोर्स का इस वाले एक्सरसाइज, इस वाले स्लाइड के अंदर जो आ रहा है तुम्हारे पास कि इनिशियल फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन्स, तुम्हें सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करना है कि 1/3 टाइम्स करने पे क्या होगा, 1/4 टाइम्स करने पे क्या होगा। बिकॉज हाफ वाला मैंने तुम्हें बता दिया कि वो कैसे करता है, बाकी उसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो को सुनने के टाइम अपने नोट्स ज़रूर बनाना। वीडियो को सुनने के टाइम अपने नोट्स ज़रूर बनाना। जो भी काम की चीज़ें लगती हैं उसको नोट करो, है ना। क्योंकि नोट्स तुम्हारे हमेशा काम आएंगे। अब तुम्हें जब भी पढ़ना है तो तुम हमेशा वीडियो लेकर नहीं बैठ सकते हो, बैठना भी नहीं चाहिए। तुम्हें अपने नोट्स से बार बार पढ़ना चाहिए। जब तुम अपने नोट्स को बार बार देखोगे तो एक तुम्हारे दिमाग में उसका एक अच्छा इमेज बन जाता है। ठीक है ना,
उससे पढ़ो, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम्हें। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बनाने के टाइम बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, जो डाउट्स होगा मुझे तुम व्हाट्सएप पे भेजना, या किसी दिन हम लोग लाइव क्लास भी लगा लेंगे जिसमें तुम लोग अपने अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एनालाइजिंग द फोर्सेज जो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हम लोग देख रहे थे, वो नेचर में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। ये हमने अपनी तरफ से ऐसा नहीं कि हमने कह दिया कि ऐसा होगा, प्रोटॉन्स के बीच में ऐसा होगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जब देखा गया तब उन्होंने ये डिड्यूस किया, ये निकाला कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में इस तरीके के फोर्स लगते हैं, रिपल्शन अट्रैक्शन इस तरीके के रूल्स को फॉलो करते हुए दिखाई दिए। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, फिर उसको नोट कर लिया कि हाँ ये ऐसा होता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से एनालाइजिंग द फोर्स का एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लो पहले एक एक प्रोटॉन था, पहले एक एक प्रोटॉन रखा हुआ था, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अगर एक तरफ बढ़ा देते हैं, मान लो 2 प्रोटॉन कर देते हैं, 3 प्रोटॉन कर देते हैं, तो क्या ये जो रिपेल कर रहा है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्या होगा ये देखते हैं। और कम होगा तो कितना कम होगा? एक प्रोटॉन अगर बढ़ा के हम लोग 2 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन कर दिया, तो क्या ये 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या ये 9 टाइम्स हो जाएगा, क्या ये 10 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम्स होगा ये? तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये नेचर में ऑब्जर्व किया गया, ये नेचर में ऑब्जर्व किया गया कि जब भी ऐसा करते हैं तो क्या किया, पहले तो हमारे पास 1 प्रोटॉन ऑन ईच साइड था, बाद में क्या किया हमने, वी पुट 2 प्रोटॉन्स ऑन वन साइड एंड 1 प्रोटॉन ऑन अदर साइड। तो 2 प्रोटॉन एक साइड पे रखा, 1 प्रोटॉन दूसरे साइड पे रखा, तो क्या रिजल्ट हमें दिखाई दिया? हमें दिखाई दिया कि फोर्स गेट्स डबल्ड। ठीक है ना, तुमने जैसे एक तरफ बढ़ा के डबल 2 कर दिया, एक साइड 1 कर दिया, तो फोर्स गेट्स डबल्ड। तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया वो हम लोग बाद में आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, इससे कुछ निकाला हम लोगों ने, कुछ समझा हम लोगों ने, तो इस पे बाद पे आएंगे। अब एक बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस कह सकते हैं उसको, सिमिलैरिटी हमें दिखाई दे रही है। अब बड़ी मतलब ताजुब की बात है कि सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। जब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं तो हमें कुछ फील नहीं आता, हमें लगता है ठीक है सिमिलैरिटी है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें जो फॉर्मूला लग रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, वो बहुत हद तक सिमिलर है फॉर द रिपल्शन बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन। ये बड़ी ही स्ट्रेंज बात है। तो ये फिजिक्स को पढ़ने का 2 तरीका है। अगर तुम सिंपल रट्टा मार के आगे बढ़ने वाला एक स्टूडेंट का जो फॉर्मेट होता है, फिर तुमको मज़ा नहीं आएगा, तुम एंजॉय नहीं, तुम फील नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। बट जब तुम ये चीज़ तुम सिंपली याद कर सकते हो कि सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम लोग एक टेबल देंगे, सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लास्ट में एक बनाएंगे, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। तो कंपैरिजन तो आएगा, बट तुम एक चीज़ को इमेजिन करो, फिर तुमको अलग मज़ा आएगा, एक फील आएगा जब तुम उस चीज़ को फिजिकली सोचोगे क्या हो रहा है ये। तो मार्स एंड जुपिटर यानी 2 प्लैनेट्स, या फिर सन एंड अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सन एंड अर्थ के बीच में जो फोर्स है, उसके जो फॉर्मूला है वो जिस तरीके के रूल को फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली उसी रूल को फॉलो करता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन। माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक से जो कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी के जैसा सिमिलर से एक रिपल्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। डिफरेंस की बात क्या है, ग्रेविटेशन में कभी भी रिपल्शन नहीं दिखाई दे सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्शन भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं रिपल्शन में ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि रिपल्शन दिखाई दे रहा है, बट उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से है। वहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर डिस्टेंस को हम लोग डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा, वो भी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ये भी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अगली बात, अगर एक तरफ तुम पहले एक मार्स एक जुपिटर था, क्या था, पहले एक मार्स था एक जुपिटर था, अगर तुमने 2 मार्स कर दिया और एक ही जुपिटर रखा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डबल होता है, वो दिखाई देगा तुम्हें, एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, बिकॉज एक तरफ मास डबल हो गया, सेकेंड तरफ मास सेम रह गया। तो G m1m2/r² करते हैं, तो m1 अगर डबल कर देंगे, एक तरफ मास को हम लोग डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, एक तरफ मास को अगर डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ भी एक ऑलमोस्ट सिमिलर सी बात हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक सिमिलर सी बात हमें दिखाई दे रही है। तो इस कारण से जो रिजल्ट आता है, इस कारण से जो रिजल्ट आता है वो बहुत सेम होता है ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में। तो थोड़ा उस चीज़ के ऑब्जर्वेशन को, इस फोर्स के बारे में बात करना मुझे पहले लगा कि बिकॉज तुम लोग फोर्स को समझते हो, तो तुमने देखा कि फोर्स में क्या हमें दिखाई दे रहा है, एक नया टाइप के फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी क्या नेचर है उसको हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब ये फोर्स आया कहाँ से, ये फोर्स आया क्यों, ये हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड से। तो ये जो फोर्स आया, इट वाज बिकॉज प्रोटॉन के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। जब दो प्लैनेट्स ने आपस में अट्रैक्ट किया तो हमने कहा क्यों अट्रैक्ट किया भाई इसने, बिकॉज इसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जहां भी वो प्लैनेट रहेगा हमेशा उसके अंदर वो प्रॉपर्टी रहेगी, उसको कहते हैं मास। अब उस मास के कारण ही वो अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी चीजें और भी होंगी प्लैनेट के अंदर, बट उसके कारण नहीं कर रहा, वो मास के कारण कर रहा है। अगर कोई और चीज, मान लो प्लैनेट ने एक सिंपल सा ऐसी एक बहुत बड़ा सा हम लोग एक बॉल लेकर जाएं, किसी और चीज का बना हुआ, लोहे का बना हुआ ले जाएं, हम सपोज करो, अगर उसका मास सेम होता है, उसका साइज ऑब्वियसली प्लैनेट से थोड़ा छोटा होगा, उसका साइज प्लैनेट से थोड़ा छोटा होगा, बिल्कुल लोहे का बना हुआ, ठीक है, तो छोटा भी रहेगा उसका साइज, तब भी अगर दोनों का मास हम लोग सेम मेंटेन रखते हैं तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बिल्कुल सेम मिलेगा। बिकॉज सिर्फ मास पे डिपेंड करता, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और भी चीज़ों पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ठीक है, सिंपली मास पे डिपेंड करता है कि मासेस की वैल्यू क्या है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम की वैल्यू क्या है, सिर्फ इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैसे ही हमने देखा कि प्रोटॉन के अंदर भी कोई ऐसी, प्रोटॉन का मास भी होता है, प्रोटॉन के अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ओनली ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज। किस पे डिपेंड करता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज, ठीक है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू विच इट रिपल्स अनदर प्रोटॉन, इसको हमने नाम दिया चार्ज। जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की जिससे कारण वो दूसरे को रिपेल करता है, दैट इज कॉल्ड एज, दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है, उसको हम लोगों ने कह दिया चार्ज, ये नाम दिया हमने उसको। समझ आई बात। ऐसे ही इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट रिपल्स अनदर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज चार्ज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, इसको भी हमने कहा चार्ज। समझ आई बात। तो ये चार्ज के बारे में हम लोगों ने बात किया, बट यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दिया कि चार्ज की दो अलग से बिहेवियर हमें दिखाई दी, चार्ज की हमें दो अलग बिहेवियर दिखाई दी, कहीं रिपल्शन कहीं अट्रैक्शन, कहीं रिपल्शन कहीं अट्रैक्शन। इसलिए हमने चार्ज को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। चार्ज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। फिर हमने एक लिस्ट बनाई कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, कौन कौन से नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव वाले के साथ आता है तो क्या करता है, रिपेल करता है, और जब भी नेगेटिव वाले के साथ आता है तो वो रिपेल करता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ में आ जाएगा तो क्या करता है, वो करता है अट्रैक्ट। क्या करता है वो करता है अट्रैक्ट। इसका एक जनरल रूल है, एक जनरलाइजेशन है, क्या बोलते हैं इसको, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, किसी भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करना बहुत टफ काम होता है। मास लेंथ का एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं कर सकते, उसके इफेक्ट के कारण उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसी को यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एक तरीके का, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, उनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण वो दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने चार्ज कह दिया, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक पहली बार जो देखा गया ये वो हो गया। अब क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ तो एनकाउंटर ज़्यादा करते नहीं है, हम लोग नेचर में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, हम लोग मैटर देखते हैं। क्या मैटर चार्ज हो सकता है? मैटर इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है, मैटर इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो क्या मैटर चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? जनरली मैटर अगर सिंपल ऐसे पड़ा हुआ है बहुत टाइम से नॉर्मल यूज़ में जो चीज़ें हैं, तो उसमें से बहुत मैक्सिमम चीज़ें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या है कि न्यूट्रल मतलब कि वो कोई चार्ज नहीं शो कर रहा। तो फिर हमने कहा भाई वो चार्ज क्यों नहीं शो कर रहा, उसे चार्ज तो होना चाहिए, बिकॉज वो बना हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो चार्ज तो होना चाहिए था उसके अंदर, बट उसके अंदर चार्ज नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो हमने फिर देखा कि चार्जेस
अगर पॉजिटिव वाला टाइप और नेगेटिव वाला टाइप अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट नंबर में होते हैं, क्या होते हैं, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट नंबर में होते हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने देखा कि वो जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है उतने उसके अंदर अगर प्रोटॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट हाँ, कुछ तरीके से उस मैटर को हम लोग चार्ज बना सकते हैं, कुछ तरीके से मैटर को हम लोग चार्ज बना सकते हैं, तो वही होता है चार्जिंग अ मटेरियल। तो चार्जिंग के तरीके हम लोग अभी स्लाइड्स में पढ़ेंगे, एक आध स्लाइड छोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो चार्ज के बारे में एक बार देख लेते हैं, समझ आ रही है बात। तो एक फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, वो एक अलग बात है, एक बॉडी की बात करते हैं, वो एक अलग चीज़ होता है। फंडामेंटल पार्टिकल के लिए एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो तो उसके अंदर है ही है, मान के चलो जब भी वो रहेगा हमेशा उसके साथ वो रहेगा। बट मैटर को हम लोग चार्ज बना सकते हैं, नहीं बना, मतलब या फिर उसके चार्ज को हटा सकते हैं। चार्ज बना सकते हैं, चार्ज को हटा सकते हैं, हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्ज कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे में हम लोग चार्ज को भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक से दूसरे में भेज रहे होते हैं या उसमें से निकाल रहे होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को। इस तरीके से हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बात। तो अब क्या होता है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण हम लोग डिसाइड करते हैं कि जब वो एक साथ बहुत सारे इकट्ठे होंगे, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, तब जो टोटल बॉडी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या रूल्स को फॉलो करता है, जब वो ऐड होता है तो वो क्या क्या रूल्स को फॉलो करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगली स्लाइड, अगले सेकंड स्लाइड को देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है और उसके बाद जो एक और स्लाइड होगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आओ आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा फॉर्मल बातें, अभी तक हम लोगों ने सारा कुछ इनफॉर्मली किया, समझाने के हिसाब से किया, अब थोड़ा फॉर्मल हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि चार्ज होता क्या है। और यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग बात करेंगे ये मोस्टली, इसके बाद जो भी चार्जेस की बात करेंगे वो ज़्यादातर हम लोग मैटर या किसी बॉडी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल के हिसाब से हमें चार्ज मिला, अब हम लोग मैटर के हिसाब से बात करना शुरू करेंगे। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन भी एग्जाम में यूज कर सकते हो, ये फॉर्मल अच्छा डेफिनेशन है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच, charge is the property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects। इस चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस करता है। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का कम होना इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर के अंदर है या नहीं, वो बताता है हमें, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बेसिकली हमें देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। हमने जो डिफाइन किया, हमने एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को देख के डिफाइन किया था पहले की प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच वाला फोर्स, ठीक है ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है? ये एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, और जो कि उसका चार्ज, जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी चार्ज के कारण वो प्रोड्यूस हुई थी। समझ आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कब बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज कब बोलेंगे? तो अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो बोलेंगे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, तो बोलेंगे कि बॉडी निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। निगेटिवली चार्ज क्या हो गया? इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। ये दोनों बातें क्लियर होंगी, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या है? एसआई यूनिट कूलम्स होते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। एम्पियर हम लोग अगले चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो होगा उसके अंदर एम्पियर के टर्म्स में बात करेंगे, अभी उसको अवॉइड करो। तो एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्स होता है। ऐसे तुमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा एम्पियर वगैरह, तो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो सेकंड होता है, एम्पियर सेकंड, उसको कूलम बोलते हैं, बिकॉज एम्पियर इज कूलम पर सेकंड। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है कूलम पर सेकंड, तो कूलम हो गया एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड। अगर तुम्हें पता है, कंफर्टेबल हो तो तुम याद कर लो, नहीं कंफर्टेबल हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग दोबारा इस चीज़ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जब भी किसी नई चीज़ को पढ़ते हैं तो हम लोग दो चीज़ें जरूर देखते हैं, एक उसका एसआई यूनिट क्या है वो देखते हैं, उसका डायमेंशन देखते हैं कि डायमेंशन क्या है। तो एसआई यूनिट हो जाता है, एसआई यूनिट क्या हो जाता है हमारे पास? एसआई यूनिट हो जाता है कूलम्स। और डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन याद रखना, डायमेंशन होता है ए टी। डायमेंशन क्या होता है? ए टी।
ए करंट के लिए होता है, टी टाइम के लिए होता है। करंट टाइम जो मल्टीप्लाई होता है वो चार्ज बनता है, करंट टाइम का मल्टीप्लिकेशन चार्ज बनता है, तो ए टी। ठीक है। कभी कभी अगर तुम देखोगे कि एग्जाम्स में एटी की जगह क्यूब यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, बिकॉज जो हमने देखा है कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस, इनमें से कोई एक एटी वाला यूज़ करता है, कोई एक क्यू वाला यूज़ करता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा किसको यूज़ करता है, बट ऐसा देखा गया है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, दोनों चलता है। ठीक है ना, दोनों चलता है। अपनी तरफ से तुम एटी यूज़ करना, बट अगर क्वेश्चन में दिया हो क्यू तो तुम उसको पुट करके निकाल सकते हो। उससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस कि वो कैसे यूज़ होता है, वो बाद में आगे चलकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी बस याद रखो एटी, या फिर क्यू भी अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं, क्यू भी चार्ज के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, डन। अब अगला जो प्रैक्टिकल यूनिट्स दिया है वो यहाँ पे हमारे काम का नहीं है, उसको हटाओ। फैराडेज वगैरह के बारे में बात करते हैं, एम्पियर आवर, वो अभी छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तुम्हारा एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे तुम फैराडे के बारे में पढ़ोगे, फैराडे वाला काफ़ी काम आएगा वहाँ पे। अब तुम्हारा सॉल्यूशन के बाद जो अगला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, तो वहाँ पे तुम इस चीज़ को पढ़ोगे। अभी करंटली छोड़ दो इसको यहाँ पर, यहाँ हमारे काम का नहीं है ये। ठीक है, तो चार्ज जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पे हमने कहा चार्ज चार्ज चार्ज, तो ये चार्ज कितना होता है, किसने बताया था? सबसे पहले चार्ज के बारे में कैलकुलेशन की थी मिलिकन ने। किसने की थी? आर ए मिलिकन ने किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था, और उसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल वो एलिमेंट्री चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होती है। तो ये स्लाइड एक्चुअली मैंने एक किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स से, मतलब जो काफ़ी एक टॉप इंस्टीट्यूट है एलन, तो वहाँ से मैंने डायरेक्टली पिक कर लिया था, मैंने देखा नहीं था ढंग से। बट यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। जो काम के इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पे सच बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चार्ज का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चार्ज का डेफिनेशन ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी ठीक है। ऐसा यूनिट कूलम्स यहाँ तक ठीक है, बट इसके आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो वेस्ट है, मुझे नहीं लगता किसी काम का है वो इन्फॉर्मेशन, टोटल वेस्ट है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसके लिए परेशान नहीं होना, यहाँ तक रखो। एक्चुअली मेरे पास 8-10 इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल पड़े हैं, मैं भी सोचता हूँ कि कौन से वाले को कहाँ पर यूज़ करूँ। सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल ठीक होते हैं, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अगर तुम फॉलो करो तो ऑर्डर ऊपर नीचे होता है कि कहीं पे कुछ और दे रखा है, कहीं पे कुछ और दे रखा है। मुझे लगा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस ठीक ठाक सा मिल रहा है, डेफिनेशन मुझे अच्छा लगा उसका, तो उसका पूरा पैराग्राफ मैंने उठा करके डाला था। तो बट यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया देख कर, बात की लास्ट के जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो वेस्ट है, इसलिए मैंने बोला। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे काम की चीज़ तुम्हें मिल गई, डेफिनेशन ऑफ चार्ज मिल गया, टाइप्स ऑफ चार्ज मिल गया, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, यहाँ तक काम का है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं स्लाइड के अंदर। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि वो चीज़ें होंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने ध्यान से देखा भी नहीं था, मैंने आगे बढ़ा दिया था, बट अब तुम नोट कर लो। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है स्मॉल ई, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है स्मॉल ई इक्वल्स टू 1.6, स्मॉल ई इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 19 कूलम्स। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 19 कूलम्स क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 19 कूलम्स। तो ये वैल्यू याद रखना है, ये तुम्हें पहले से पता भी होगा। एलिमेंट्री चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 19 कूलम्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये सब तुम्हें पता होंगी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 19 कूलम्स, प्रोटॉन के अंदर होता है प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्स, न्यूट्रॉन के अंदर 0 होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये यूज़ होगा थोड़ी देर के बाद, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे ये यूज़ होगा, अभी तो नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए उसको वैल्यू को यूज़ करना होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्ज होता है, अब बेसिकली क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई गई, फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी पाई गई, उसका कुछ चार्ज होता है जिसके कारण वो रिपेल अट्रैक्ट कर सकता है। अब एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स एक मैटर के अंदर होते हैं, तो जब बहुत सारे एक साथ होते हैं तो क्या, जब इंडिविजुअली के साथ जब बहुत सारे में जब वो कन्वर्ट होता है तो किस तरीके से वो ऐड होते हैं? क्या वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किधर को रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, क्या उस पर फ़र्क पड़ता है? टोटल चार्ज ऑफ बॉडी पे, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी पे इलेक्ट्रॉन किधर है, क्या उससे फ़र्क पड़ता है?
तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमने इलेक्ट्रॉन जिधर मर्जी जिस डायरेक्शन में मर्जी रखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल चार्ज ऑफ बॉडी सिर्फ डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, किस डायरेक्शन में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्जेस होता है स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस को डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंपली एड अप हो जाते हैं। चार्जेस सिंपली एड अप हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक डिस्टेंस, इट इज़ नॉट लाइक डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ नॉट लाइक फोर्स, इट इज़ लाइक डिस्टेंस, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्जेस इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद क्या होता है, चार्जेस के अंदर एक प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी, वो एड अप होते हैं। चार्जेस सिंपली एड अप, चार्जेस सिंपली एड अप, ठीक है। तो एडिटिविटी, तो इसका स्टेटमेंट मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। इसका स्टेटमेंट अगली स्लाइड में हम लोग नोट करेंगे, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्स में ये 3 प्रॉपर्टीज कभी भी आ सकता है तुम्हें कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसका एक स्टेटमेंट मैं तुम्हें लिखवा दूंगा जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में काम आएगा, जो बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारे काम आएगा। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, या फिर सिंपली कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड डिस्क्राइब देम, तो ये आ सकता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की। एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। स्केलर तो ठीक है, चलो एक है स्केलर, और जो एक मैंने रेड में दे रखा है इनवेरिएंट, रेड में मैंने क्या लिख रखा है, इनवेरिएंट। चार्जेस आर इनवेरिएंट, लेकिन ये स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये कॉम्पिटिशन्स के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल में आ सकता है, कहाँ आ सकता है, आजकल नया इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल के पैटर्न में, बोर्ड्स के पैटर्न में एक नया इंट्रोडक्शन किया गया है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा हाई होता है। 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है, बाकी क्वेश्चंस में तो नहीं आएंगे, ठीक है। इनवेरिएंट के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। अब अगले स्लाइड में क्या करेंगे, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहला है कि स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ ये डिस्क्रिप्शन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रिप्रेजेंट एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बकवास है। हाँ, चार्जेस स्केलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए होगा तो तुम लोग कि चार्जेस स्केलर क्यों होते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट विथ और विदाउट कॉन्टैक्ट, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। विथ कॉन्टैक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो बेसिकली ट्रांसफर तो कॉन्टैक्ट से होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो। बेसिकली क्या कहते हैं, उसको इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। विदाउट कॉन्टैक्ट जब चार्ज आ जाता है बॉडी तो उसको इंड्यूस करना कहते हैं, बट वहाँ पहला बॉडी जो है वो लूज नहीं करता चार्ज को, इसलिए ट्रांसफरिंग नहीं बोलेंगे उसको। ट्रांसफरिंग होगा जब कॉन्टैक्ट होगा तभी। ट्रांसफर ऑफ चार्ज विथ कॉन्टैक्ट होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, वहाँ फर्स्ट बॉडी चार्ज लूज नहीं करता। ये भी हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर वो कॉन्टैक्ट में आ जाए तो। मास को नहीं कर सकते, अगर दो बॉडीज को मास में से वैसे सिंपली टच कर देंगे दो बॉडीज को, ऐसा नहीं एक बॉडी का मास दूसरे में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब दो बॉडीज को टच करते हैं, सॉलिड बॉडीज को टच करते हैं, एक का चार्ज दूसरे में जा सकता है, तो ये उसकी थोड़ी अलग सी प्रॉपर्टी है, मास से थोड़ा अलग प्रॉपर्टी है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, लेकिन मास स्केलर था, चार्ज भी स्केलर है, ठीक है ना। अब चार्ज के बारे में एक नई बात क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो कहीं वैक्यूम में चार्ज नहीं हो सकता, वैक्यूम में चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज में कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, कहीं भी मास होगा तो चार्ज उसके ऊपर हो सकता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। न्यूट्रल बॉडीज होते हैं, न्यूट्रॉन्स ही होते हैं सिंपली, उनके अंदर मास होता है बट चार्ज नहीं होता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ आई बात। सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। अगर कहीं पे चार्ज, इसका मतलब मास तो वहाँ पे है ही है, लेकिन मास के होने पे हम ये नहीं बोल सकते कि चार्ज है या नहीं, दोनों ऑप्शंस खुले हैं। इन चार्जिंग अ बॉडी, इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी चेंजेस, इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस, बिकॉज वहाँ पे जब चार्ज हो रहा है तो इधर तो नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके अंदर या उससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो वहाँ पे मास पे भी फर्क पड़ेगा। व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस, क्योंकि अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो बेसिकली वहाँ हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो मास डिक्रीज होता है। जब बॉडी को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो मतलब उसमें नए इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं हम लोगों ने तो मास इंक्रीजेस। प्रोटॉन्स को कभी चेंज नहीं करते हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर रहे होते बिकॉज उनको मूव कराना आसान है।
प्रोटॉन्स को चेंज करने के लिए हमें उसके न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है, न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा लूज होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं शेल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आना जाना बहुत आसान है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स जो तो रिलेटिवली उतने स्ट्रांगली बाउंड नहीं है जितने कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर। वहाँ अंदर बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या एक बंधे हुए फोर्स से बंधे हुए, न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए। तो जो प्रोटॉन को अलग करने की बात होती है, प्रोटॉन को निकालने की बात होती है, तो वहाँ हमें न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है। और जब भी हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो वहाँ पे एक नया चैप्टर आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको? रेडियो एक्टिविटी, जो तुम्हारे इस क्लास के बिल्कुल लास्ट का चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहाँ तुम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे। और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी जब तुम लोग कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ोगे, ऐसे तो नहीं बट कॉम्पिटिशन के जब पढ़ोगे तो तुम्हें रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में भी, बिकॉज केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स नाम का तुम्हारा चैप्टर है, वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में कॉम्पिटिशन वाले पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, स्कूल वाले उस पर फोकस नहीं करते। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी तुम्हें। तो ये चार्ज का तुमने ये सब समझ लिया। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि जब भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या उसका मास चेंज होता है या नहीं चेंज होता। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं इस बात को। और फिर सेकेंड स्टेटमेंट कुछ दे देंगे कि क्या वो उसका करेक्ट रीज़न है या नहीं है, दोनों बातें सही हैं, तो कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। एंड इफ ये असर्शन रीजनिंग के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। समझ आ रहा है यहाँ तक? स्कूल के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। स्कूल के एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। उसका मैं तुम्हें एक अलग से बना के दे दूंगा, जो छूट रहा है ना मैं तुम्हें एक स्लाइड के फॉर्म में बना के नेक्स्ट क्लास में ज़रूर उसको इंक्लूड कर दूंगा। बिकॉज एक्चुअली क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट के मटेरियल एक साथ खोल रखे थे कि कहाँ से नोट्स बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो मुझे कुछ पार्ट इसके अच्छे लगे, मैंने उठा के बना दिया, लेकिन फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे ढंग से मिल नहीं रही हैं। ऐसे नोट्स अच्छा है, इसके नोट्स की मैं बुराई नहीं करूँगा, नोट्स काफ़ी अच्छा है एलन का, जो उसका स्टडी मटेरियल है उससे क्वेश्चंस वगैरह भी ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस। अगर प्रैक्टिस करता है बंदा खुद से भी, एक अच्छा कलेक्शन है तुम्हारे पास, एक अच्छा कलेक्शन है नोट्स का। कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसिंग है ज़रूर, बट ऐसे ओवरऑल अच्छा है, पैकेज अच्छा है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैंने ये गलती की कि मुझे थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था, मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बना दी, बिकॉज मेरा प्लान नहीं था इस चीज़ को भी स्टार्ट करने का। मेरा था कि क्लासरूम टीचिंग के फॉर्म में स्टार्ट करने का, बट जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनके कहने पे एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था कि पहले मैंने ढूंढा कि कहीं पे कोई लिंक मिल जाए यूट्यूब पे डायरेक्टली वीडियोस का, जिससे कि बच्चों को दे दूँ और काम आसान हो जाए। बट किसी भी वीडियो में जो स्टार्टिंग पॉइंट था मुझे सही नहीं लगा, जिस तरीके से स्टार्ट कर देते हैं रैंडमली, मतलब कुछ भी कर रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। इस कारण से फिर मुझे बनाना पड़ा वीडियो। अगर कुछ मेरे कुछ आसान काम मिल जाता है, कहीं से बना बनाया वीडियो मिल जाता है, तो मैं उसका लिंक ही भेज देता कि तुम लोग पढ़ लो उस वीडियो से। बट मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, और सडनली बनाने का प्लान बना, तो मैंने सिंपली अपना जो बनाया था स्लाइड्स वगैरह थोड़ा बहुत बना लिया। ये नोट्स मैंने बाद में उसमें से पिक करके डाल दिया कि जहाँ से तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स मिल जाए, डायरेक्टली तुम याद कर लो स्टेटमेंट्स, इसकी लैंग्वेज अच्छी है और वो तुम एग्जाम में लिख सको। इस पर्पज़ के लिए मैंने उठा करके डाला था। एनसीईआरटी की लैंग्वेज इनफैक्ट इससे बेटर है, एनसीईआरटी में इससे अच्छे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगले बार जब मैं भी स्लाइड, जो भी नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, उसमें मैं तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की जो डेफिनेशन होती है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, वो मैं तुम्हें उठा के डाल दूंगा, वो मैं डाल दूंगा ताकि तुम उसको प्रॉपर्ली समझ लो। ठीक है, और एलिमेंट्री चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत मैं हो सके तो बात कर लूँगा। क्वांटाइजेशन में तो पढ़ना ही है तुम्हें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में तो एलिमेंट्री चार्ज के बारे में बात करना ही पड़ता है, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग, मेरा प्लान था आज डिस्कस करने का, बट यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे लग नहीं रहे मुझे, तो वो अगली क्लास में मैं शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया चार्ज के बारे में बातें, स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफरेबल है, एसोसिएटेड विथ मास है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट। ठीक है, तो पहले मैं इनवेरिएंट के बारे में बता देता हूँ कि इनवेरिएंट क्या होता है। इनवेरिएंट कहने का मतलब होता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो ऑब्जर्वर, मान लो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इनवेरिएंट किसको कहते हैं, वेरिएंट किन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। तुमने स्टेशनरी से तुमने इलेक्ट्रॉन को देखा, तुम भी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन भी स्टेशनरी, तुमने इलेक्ट्रॉन को देखा, इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ तुमने नोट की। अब क्या है, अब तुम
एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हो। कैसे आते हो तुम? एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हो। अगर तुम सडनली एक मूविंग कार में बैठ जाते हो जो एक्सेलरेटिंग कार है, तो एक तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हो। किस में आते हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हो तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जब तुम मूव करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की अलग दिखाई देनी शुरू होंगी। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, वो कुछ डिफरेंट आना शुरू हो सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आने शुरू होते हैं। बट जो चार्ज की वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है, वो तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो चार्ज के मोशन पे भी फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, बॉडी मूविंग है या बॉडी स्टेशनरी, उससे भी उसके चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता। और जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग है या वो स्टेशनरी, उससे भी चार्ज पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग? इनवेरिएंट। मतलब जो कि उस बॉडी के मोशन से भी फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर के मोशन से भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएंट। तो चार्ज एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। मुझे जो डिटेल में पढ़ाना था तुम्हें 3 चीजें: क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसका स्टेटमेंट जहां तक मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कंजर्वेशन का ठीक ठाक है, क्वांटाइजेशन का भी चल जाएगा। एडिटिविटी मेंशन नहीं है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखता हूँ अगले साइड में है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। बट मैं एक्चुअली जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ उसमें मैं स्लाइड को चेंज नहीं करूँगा। अगर स्लाइड चेंज करूँगा तो फिर वो ऑडियो गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ रही है बात? मैं क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एडिटिविटी देखते हैं, अगले स्लाइड में मिला तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं तुम्हें अलग से बना के दूंगा। देखता हूँ चार्जेस क्वांटाइज्ड क्या है। लिख लो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। लिख लो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसको। चार्ज इज क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट क्या है? लिख सकते हो द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is the property, the quantization of charge is the property by virtue of which, quantization of charge is the property by virtue of which all free charges, quantization of charge is the property by virtue of which all free charges are, all free charges are integral multiple of, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge represented by small e। ठीक है, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge, जिसको एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं। जो स्मॉल ई लिखा ना उन्होंने, वो एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू एन ई। फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू एन ई। तो ये पहला मेजर फॉर्मूला है तुम्हारा इस चैप्टर के अंदर, जो तुम्हें समझना है, जानना है, जो तुम्हें हमेशा अप्लाई करना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिख लो और फॉर्मूला क्या है? सिंपल, Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई। इसका मीनिंग क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन ई का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग आता है कि तुम्हारे पास जब भी किसी बॉडी के अंदर चार्ज है, जब भी किसी के बॉडी के अंदर चार्ज है, तो बॉडी के अंदर चार्ज हो सकता है E हो सकता है, या फिर 2E हो सकता है, या फिर 3E हो सकता है, 100E हो सकता है, 101E हो सकता है, 102E हो सकता है, 103E हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5E नहीं, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। 0.2E नहीं हो सकता, 0.8E नहीं हो सकता, 1.7E नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। 8/4 हो सकता है, बट 8/6E नहीं हो सकता। 8/4E मतलब 2E हो गया ना, तो वो हो सकता है, बट 8/6E नहीं हो सकता। तो समझ में आ रही है बात? कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल्स में चार्ज नहीं हो सकता। फ्रैक्शन या डेसिमल मल्टीप्लाइड बाई E, फ्रैक्शन या डेसिमल मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल e, ऐसी वैल्यूज चार्ज ही कभी भी नहीं हो सकती। चार्ज जब भी होगा तो वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होगा? इंटीग्रल, मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें स्मॉल ई को, हमेशा इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा स्मॉल ई को। इंटीजर मतलब पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो होना अलाउड है, इसको इंटीजरल वैल्यू होना चाहिए। बस ये नहीं हो सकता ना, इंटीग्रल वैल्यू होना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि कुछ √2e, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ रहा है बात? तो कोई भी रैशनल नंबर जो बाकी इंटीजर के अलावा जो बाकी सारे रैशनल नंबर हैं,
या इरेशनल नंबर है, उनके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते स्मॉल ई को, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ ही करना पड़ेगा तुमको स्मॉल ई से मल्टीप्लाई, तभी वो अलाउड है, अदरवाइज वो नहीं अलाउड है। ठीक है, नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो हैं, उनके नंबर्स जो हैं वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कभी भी 0.8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसलिए चार्ज जो होगा, चार्ज की वैल्यू भी इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इन फंडामेंटल पार्टिकल से उसके चार्ज के साथ डिसाइड होती है। जब उनकी वैल्यू फुल रहेंगी, 1 2 ऐसे रहेंगे, तो ये भी स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। 1 टाइम्स ई हो सकता है, 2 टाइम्स ई हो सकता है, 3 टाइम्स ई हो सकता है, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 4-5 ऑप्शंस दे दूंगा, तुम्हें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। या सिंपली अगर मैं तुम्हें 10-15 वैल्यूज दे दूं, मैं तुम्हें 10-15 वैल्यूज अगर दे दूं और तुम्हें मैं पूछूं कि इनमें से कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, कौन से वैल्यूज नहीं पॉसिबल है, तो तुम्हें बताना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन की वैल्यूज लिखवाता हूँ, तुम बताना जरा कि इनमें से कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। Which of the following charges are possible and which of the following charges are not possible? Which of the following charges are possible and which of the following charges are not possible? First question है 6.4 multiplied by 6.4 multiplied by 10 to the power minus 19 coulombs. 6.4 multiplied by 10 to the power minus 19 coulombs. तो ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तुम्हें बताना है। 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तुम्हें बताना है। तो कैसे बताओगे? मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी तुम खुद से करोगे। 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स को डिवाइड करोगे, ये जो एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज है उससे तुम्हें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करोगे 1.6 इन 10 माइनस 19 कूलम से, और कैंसिल आउट करके जो वैल्यू आती है, दोनों को कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आती है, अगर एक इंटीजर होता है तो हम लोग बोलेंगे अलाउड, अगर इंटीजर नहीं होता तो हम लोग बोलेंगे नॉट अलाउड। अगर इंटीजर वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद तो हम लोग बोलेंगे अलाउड, अगर नहीं आती है तो हम लोग बोलेंगे नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है। ये बात समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? अगर इंटीजर वैल्यू आएगी तो हम लोग बोलेंगे अलाउड, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग बोलेंगे नॉट अलाउड। तो कुछ क्वेश्चंस लिखो। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया 6.4, फर्स्ट वैल्यू हो गई 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हो गई 9, सेकेंड वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 18 coulombs, 9 multiplied by 10 to the power minus 18 coulombs, 9 multiplied by 10 to the power minus 18 coulombs. थर्ड वैल्यू है 8 multiplied by 10 to the power minus 18 coulombs, 8 multiplied by 10 to the power minus 18 coulombs, 8 multiplied by 10 to the power minus 18 coulombs. नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू लिख लो, नेक्स्ट वैल्यू है 11.2, नेक्स्ट वैल्यू है 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम्स। 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम्स, 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम्स। ठीक है, 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम्स। और कुछ वैल्यूज देखते हैं। लिख लो 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा जो भी तुमने वैल्यूज अभी नोट किए हैं, सर इनमें से कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं पॉसिबल है, तुम्हें ये बताना है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कौन से पॉसिबल है, कौन से नहीं पॉसिबल है।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे, तब हम लोग देख लेंगे कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग आज का जो क्लास है ना ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तक ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी हो गया कॉन्सेप्ट्स एक साथ, बहुत ज़्यादा पहले क्लास में नहीं करते हम लोग कवर। तो ये चीज़ें तुम लोग ध्यान से देखना, है ना। अगला स्लाइड में चेक करता हूँ कि वो प्रॉपर्टीज कंटिन्यूड है या नहीं। तो प्रॉपर्टीज़ वाला स्लाइड मैं एक और इंक्लूड करूँगा बाद में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऐसे ही मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, सिंपल सी चीज़ें। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा तुम्हें करवाऊंगा। स्टेटमेंट्स, अच्छे स्टेटमेंट्स में तुम्हें उसको लिखवाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की, क्वांटाइजेशन के जो लिखा है वो भी चल जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के जो लिखा है स्टेटमेंट वो चल जाएगा। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी में 3 मेथड सिंपल होते हैं। एक रबिंग अ बॉडी को रब करने से वो चार्ज हो जाता है। एक होता है इंडक्शन, जिसमें एक चार्ज बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं। इंडक्शन में क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं, तो उससे कैसे चार्ज होता है वो भी देखेंगे हम लोग। तीसरा है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं और दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी उसमें टच करते हैं, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी में टच करते हैं कंडक्शन में। फ्रिक्शन में रबिंग बॉडी होता है, रब करना होता है बॉडी को। इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं और विदाउट टचिंग वो अपने आप ही चार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं और टच करते हैं, टच करने पे चार्ज का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज से वो चार्जिंग हो जाती है। ये बेसिक सी बात समझ में आई। इन मेथड्स को डिटेल में हमने पढ़ना है, इन मेथड्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है समझ सकते हो, ज़्यादा मतलब परेशान होने वाला काम नहीं है ये। तो यहाँ तक कर लेते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को एक बार और थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक बार और थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी का हल्का डिस्क्रिप्शन देख ले रहे हैं। कहीं भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, मे बी अगर क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करे बंदा तो सेट कर सकता है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, ठीक है, और बाय कंडक्शन के भी क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। बट फिर भी जब हमने चार्जिंग की बात की तो एक बार थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में, इस फॉर्मल लैंग्वेज के चक्कर में आज मैंने इनके मटेरियल का पार्ट डाल दिया था। एक्चुअली क्या है कि लैंग्वेज थोड़ा ऐसा रहे, सोफिस्टिकेटेड रहे, जो मतलब प्रॉपरली तुम नोट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके पार्ट्स डाले हैं। बट देखो यहाँ पर भी इन्होंने जो वर्क फंक्शन वगैरह की बात कर दी, नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अभी तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये समझो इनके फर्स्ट पेज का ही पार्ट है, पैकेज का स्टार्टिंग है इनका, चार्ज की डेफिनेशन से हुआ था, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात हुई थी, फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात हो रही थी। तो उससे पहले जो मैंने इन्वर्स स्क्वायर लॉ वगैरह जो भी पढ़ाया था वो मैंने अपनी तरफ से किया था, ताकि एक ऐसे कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करें जो तुम लोग पहले से जानते हो। फोर्स के बारे में तुम लोग पहले जानते हो, तो फोर्स को बेसिक बना के मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन और उसके बाद तो चार्जेस का डेफिनेशन हमें करना ही करना था। फिर फ्लो वही है, चार्ज का डेफिनेशन से ही हर जगह स्टार्ट होता है। चार्ज का डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो होता है तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में जो 3 सबसे मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस जो स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन, ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट है। इनवेरिएंट वगैरह की बात कॉम्पिटिशन्स में आ सकती है, स्केलर तुम्हें पता होना चाहिए, उसके यूनिट्स डायमेंशंस चार्ज के तुम्हें पता हो तो बेटर है, यूनिट्स डायमेंशंस अगर तुम्हें चार्ज के पता हो तो बेटर बात है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आता है काम हमारे पास, वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी होता है। उसमें बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होती है। एक होता है फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन यानी कि बाय रबिंग अ बॉडी, ठीक है। तो बाय रबिंग हो सकता है चार्ज क्रिएट, या फिर सेकेंड तरीका होता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसमें एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं, तब देखते हैं कैसे चार्ज करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स में होता है ये काम। और लास्ट जो होता है वो होता है बाय कंडक्शन, मतलब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लाके, सिर्फ पास नहीं लाते, उसको टच करते हैं। जब टच करते हैं तो एक से दूसरे में चार्ज पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो चार्ज हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कह सकते हैं उसको, बाय कंडक्शन, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हैं। तो बाय फ्रिक्शन मतलब सिंपली बाय रबिंग हो सकता है। तो इसमें तुम्हें 2 कैटेगरीज बना के दे दिया गया, ये याद कर लेना कि कौन से पॉजिटिव चार्ज है, कौन से नेगेटिव चार्ज है। इसमें 2-3 एटलीस्ट तुम्हें याद होना चाहिए। ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज में आता है, सिल्क क्लॉथ को जब रब करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वुलन क्लॉथ को जब रब करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ड्राई हेयर को जब रब करते हैं तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है,
कैट स्किन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है जनरली। तो ठीक है, ये तुम तो देख लेना एक बार। और कॉम्ब के ऊपर कौन सा आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो अगर हम लोग कॉम्ब को ड्राई हेयर पे अगर रब करते हैं तो कॉम्ब पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, हेयर पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो तुमने ये काम बहुत बार देखा होगा कि स्केल को अगर लेते हो, स्केल को अगर तुम रब करते हो हेयर पे, स्केल को रब करते हो हेयर पे और उसके बाद तुम छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं और वो थोड़ा फ्लाई करके एक स्केल पे स्टिक करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जब तुम लाते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं, पेपर के जो पीसेस होते हैं वो, अगर तुम एक प्लास्टिक स्केल को रब करके वहाँ पर लेके जाते हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी चीज़ के कारण होता है, बिकॉज तुम जब रब करते हो तो कुछ चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, कुछ चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं जो अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो कॉम्ब की एग्जांपल यहाँ दे रखी है, अगर कॉम्ब को रब करेंगे तो क्या होगा, कॉम्ब पे निगेटिव चार्ज आएगा, हेयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर वुलन क्लॉथ, एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होगा, वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस निगेटिव जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है उस पर एक निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरीके से रबर शूज़, एम्बर, एबोनाइट रॉड, ये सारा कुछ दे रखा है। एबोनाइट रॉड पे कैट स्किन के साथ रब करते हैं तो कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये 2-4 एग्जांपल्स तुम्हें दे रखे हैं, अगर 1-2 एग्जांपल भी याद रखो तो काफ़ी है, ठीक है। तो रबिंग से क्या होता है, रबिंग के टाइम होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब तुम रब करते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे में चले जाते हैं, इस कारण से जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, रिसीव हो रहा है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें जा रहे हैं उसमें निगेटिव चार्ज। बेसिक समझ में आ गया। और जो लाइटनिंग फिनोमेना हमें दिखाई देता है स्काई में, जो लाइटनिंग होती है, तो ये लाइटनिंग भी बेसिकली मेन रीज़न लाइटनिंग का यही होता है, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, फ्रिक्शनल जो कहते हैं, बाय फ्रिक्शन जो कहते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसी के कारण ये क्रिएट होता है। बिकॉज जब क्लाउड होता है, क्लाउड की भी एक रबिंग होती है, तो रबिंग के कारण बाय फ्रिक्शन जो होता है क्लाउड्स के अंदर चार्जेस क्रिएट होते हैं और उन चार्जेस के कारण ही लाइटनिंग होती है। कैसे होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पोटेंशियल वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन वगैरह की जो उन्होंने लिख दिया, एक लैंग्वेज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। तो ये बेसिकली पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हम लोग वर्क डन और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वगैरह की बात करते हैं, तो ये उससे कनेक्टेड है वर्क फंक्शन डायरेक्टली। यहाँ बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं है, अभी तुम उसमें परेशान मत होना। सिंपल सी बात है कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो किसी एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं, तो जो पहला बॉडी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा बॉडी जो रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। 1-2 एग्जांपल्स सफिशिएंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, ये मेथड थोड़ा समझना अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है। जो चार्ज बॉडी यहाँ फिगर में दिखा रखा है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो चार्ज बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर हम लोग जब आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। क्या होता है वहाँ पर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर होता है रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। न्यूट्रल बॉडी में समझ लो कि एक रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज होगा। अब उससे क्या होगा कि जितने भी उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव वाले जो चार्ज बाहर से जो भी बॉडी आ रही है, चार्ज पॉजिटिव बॉडी आ रही है, उसके पास जाना चाहेगी, उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हाफ ऑफ द स्फीयर में आ जा रहा है। सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट हाफ में एक साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं, लेफ्ट हाफ में, और जो लेफ्ट हाफ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, लेफ्ट हाफ नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। अब जब राइट साइड में कौन बच गए, जब वहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो वहाँ पे क्या बाकी बच गया, प्रोटॉन्स बच गए, तो उधर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा तुम्हें। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज उधर मूव किया था, पॉजिटिव चार्ज वहीं पे था पहले भी, लेकिन वहाँ पे साथ में उसके इलेक्ट्रॉन्स भी थे, बट वो इलेक्ट्रॉन्स अब उस जगह को छोड़ के लेफ्ट की तरफ आ गए ड्यू टू अट्रैक्शन बाय द, बाहर से जो आउटसाइड से जो बॉडी आ रही है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, उसके कारण अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इकट्ठे हो गए। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक बॉडी न्यूट्रल ही है बट उसमें चार्ज का रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इन्होंने वो वर्ड यूज़ नहीं किया है
रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज यहाँ पे देखा जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज के बाद हम लोग जो राइट हाफ है जो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था उसको हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे, उसका हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग करने का मतलब होता है कि उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो सिंबल है ग्राउंडिंग का सिंबल है, किसका सिंबल है, ग्राउंडिंग का सिंबल है। जहाँ भी ये दिखाई देगा मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। अर्थ को हम लोग मानते हैं कि अर्थ इज द ओशियन ऑफ चार्जेस, अर्थ इज ओशियन ऑफ चार्जेस। तो तुम जो भी चार्ज बॉडी को कनेक्ट करोगे तो उसको वो न्यूट्रल बना देगा। अर्थ में चार्जेस जा सकती हैं, अर्थ से चार्जेस बाहर आ सकती हैं, और फाइनली वो बॉडी न्यूट्रल हो जाता है, वो बॉडी न्यूट्रल हो जाता है। तो तुम्हारे पास जो पॉजिटिव हाफ था वो पॉजिटिव हाफ अब न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव हाफ न्यूट्रल हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ग्राउंडिंग को हटा दिया। पॉजिटिव हाफ के न्यूट्रल होने के बाद हमने ग्राउंडिंग को हटा दिया। तब तक बाहर से जो बॉडी था हमारे पास, जो बाहर से एक रॉड हम लोग लेके आए थे, वो रॉड अभी तक हम लोगों ने वही मेंटेन किया, रॉड को हमने हटाया नहीं, रॉड को वही रखा हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड हमारे पास है। स्फीयर के दो हाफ हो गए थे, निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाले को ग्राउंडिंग किया, न्यूट्रल हो गया वो। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमने ग्राउंडिंग कर दिया वो न्यूट्रल हो गया, हमने ग्राउंडिंग को हटा दिया। अब ग्राउंडिंग को हटाने के बाद अब फाइनल फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों ने जो रॉड लाया हुआ था उस रॉड को हम लोग हटा लेते हैं। जब उस रॉड को हम लोग हटाएंगे तो वो जो निगेटिव चार्ज लेफ्ट हाफ में था वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, वो निगेटिव चार्ज पूरे बॉडी पे आ जाएगा और इसी को बोलते हैं चार्जिंग अ बॉडी। अब वो जो बॉडी था, जो न्यूट्रल बॉडी था, अब वो निगेटिवली चार्ज हो गया है। न्यूट्रल बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गया बिकॉज जो बाहर से चार्ज आया था वो पॉजिटिव चार्ज था। जो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था तो स्फीयर पे निगेटिव चार्ज आया। हमेशा ये अपोजिट चार्ज आता है, हमेशा ये अपोजिट चार्ज आता है। बाहर वाला चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, बाहर वाला चार्ज बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज आया होता, ठीक उसका उल्टा आता। इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कांटेक्ट नहीं होता है, कभी भी दोनों बॉडी जो कांटेक्ट नहीं लाते हैं, विदाउट टचिंग इसको दूर रख के हम लोग चार्ज कर देते हैं। और जो चार्ज क्रिएट होता है, जो चार्ज क्रिएट होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वो हमेशा उल्टा होता है। उस पर अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, उस पर अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो चार्जिंग बॉडी है, चार्जिंग बॉडी मतलब जो रॉड था, चार्जिंग बॉडी जो रॉड था उसने कोई भी चार्ज लूज नहीं किया, उसका चार्ज जितना था उतना ही है, वो बस दूर से आके बस लाया गया। तो एक रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज स्फीयर के अंदर हुआ था, ठीक है ना। चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज, चार्जिंग बॉडी डज नॉट लूज एनी चार्ज, ठीक है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने इंडक्शन के बारे में सीखा। अगले स्लाइड में देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को फिर से डिस्कस करते हैं और कंडक्शन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी का जो पार्ट है, इंड्यूसिंग, जो इंडक्शन की बात किया था हम लोगों ने, इंडक्शन में देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज मिल जाएगा तुम्हें। तो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस चार्ज। इंड्यूसिंग बॉडी कौन था हमारे एग्जाम्पल में, जो रॉड था, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर हम लोग आए थे, तो वो इंड्यूसिंग बॉडी था। तो उसने ना कोई चार्ज लूज किया ना कोई चार्ज गेन किया, जितना चार्ज था पहले उसके पास लास्ट में भी उतना ही चार्ज रहा उसके पास। तो इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनी चार्ज। क्लियर ये लाइन। सेकेंड लाइन क्या है इसका, सेकेंड जो है, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। जो न्यूट्रल बॉडी था, जो स्फीयर था, उसने लास्टली कौन सा चार्ज गेन किया, उसने निगेटिवली चार्ज गेन किया, जो कि अपोजिट टू द चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी था। इंड्यूसिंग चार्ज के जस्ट अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूसिंग बॉडी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर निगेटिव चार्ज आया। क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज एंड नॉट इन पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के लिए इंडक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक चार्ज पार्टिकल, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के पास आया तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ क्रिएट करेगा, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के पास आया, न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, प्रोटॉन पॉजिटिव था, न्यूट्रॉन निगेटिव था। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के आने के बाद न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन पार्टिकल, इट ओनली टेक्स प्लेस इन बॉडीज। जो क्योंकि पार्टिकल्स में तो एक फंडामेंटल इनहेरेंट चार्ज ऑलरेडी होता ही होता है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे मूव कर रहे हैं, बॉडी के अंदर कैसे अरेंज हो रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। पार्टिकल जो जहाँ है वो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी, अब कितने पार्टिकल्स किसके पास है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी तुमको। सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंडक्शन के वो क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन के साथ हम लोग आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना, जो मैंने क्वेश्चंस कहा था वो करके मुझे भेज देना तुम लोग।
तो कंडक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी को लेके आते हैं, न्यूट्रल बॉडी के कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसके कारण दूसरी बॉडी में चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करो कि एक पॉजिटिव बॉडी जो था, पॉजिटिव रॉड था और एक न्यूट्रल स्फीयर था, पॉजिटिव बॉडी था और न्यूट्रल स्फीयर था। अगर हम लोग रुकते नहीं और हम लोग उसको कॉन्टैक्ट में ले जाते तो क्या होता है, पॉजिटिव बॉडी होने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, पॉजिटिव बॉडी होने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब उसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर्स में है। जब भी वो कांटेक्ट में आता है, जब भी वो कांटेक्ट में आता है, तो अब क्या होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज था तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकलकर रॉड के अंदर चला जाएगा, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल के रॉड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो स्फीयर था उसमें, स्फीयर पे कौन सा चार्ज आना स्टार्ट होगा, अब स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए हैं तो स्फीयर पे अब पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक खास बात होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि टोटल चार्ज जो फाइनली क्रिएट होगा, टोटल चार्ज जो फाइनली क्रिएट होगा वो स्टार्टिंग में जो रॉड के ऊपर चार्ज होगा उसके इक्वली होने वाला है। फाइनली रॉड के पास जितना बचा और जितना स्फीयर के अंदर आया, दोनों का सम, जितना रॉड के अंदर बचा और जितना स्फीयर के अंदर आया, दोनों का सम विल बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज ऑन द रॉड, विल बी इक्वल टू द इनिशियल चार्ज ऑन द रॉड। पहले जितना चार्ज था वो रीअरेंज हो गया, थोड़ा चार्ज स्फीयर के पास चला गया, थोड़ा चार्ज रॉड के पास बच गया, लेकिन टोटल चार्ज विल रिमेन सेम। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, बस रीअरेंज है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला गया, ट्रांसफर पॉसिबल है लेकिन टोटल चार्ज हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सेंस तुम्हें एक फीलिंग आ गई होता क्या है ये, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को एक बार हम लोग लिस्ट करके लेते हैं और फिर इसको क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। चार्ज बॉडी लूजेज सम ऑफ इट्स चार्ज, जो चार्ज बॉडी होता है वो लूज करता है, न्यूट्रल बॉडी चार्ज गेन करता है, ठीक है। चार्ज बॉडी लूज करता है चार्ज को, और जितना वो लूज करता है उतना ही इक्वल चार्ज न्यूट्रल बॉडी गेन करता है, जितना एक बॉडी चार्ज दूसरा उतना ही गेन करता है, इसलिए टोटल चार्ज सेम मेंटेन रहता है। तो एक बॉडी का लॉस ऑफ चार्ज, दूसरे बॉडी का गेन ऑफ चार्ज, दोनों इक्वल हो गया, तो टोटल चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट क्या है, द चार्ज गेन्ड बाय द अनचार्ज बॉडी, द चार्ज गेन्ड by the uncharged body is always lesser than the initial charge present on the charged body। तो मतलब जो बेसिकली टोटल चार्ज उसके पास आने वाला है वो पहले बॉडी का जो इनिशियल वैल्यू था उससे थोड़ा कम ही रहेगा। कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, एक फाइनली दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, वहाँ पे रुक जाता है। इस पॉइंट को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, ऐसे नहीं, क्वेश्चन के साथ करेंगे तब हमें क्लियर होगा इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ इस पॉइंट को एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छी बात है। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की सारी बातें सेकंड चैप्टर में, तो इसको और ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अभी इतना ही रखते हैं। कंडक्शन को हम लोग बाद में फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जो बेसिक नॉलेज तुम्हें अभी तक 11th क्लास में था उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, फिर धीरे धीरे हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।